गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज एक छोटा सा बात बताएंगे, छोटा सा चीज। जब भी पढ़ने का मन नहीं होगा ना आपका, आप 4 गुना ज्यादा पढ़िएगा। जब भी पढ़ने का मन नहीं होगा किसी का, वो इस फॉर्मूला को करेगा तो 4 गुना ज्यादा पढ़ेगा, 4 गुना ज्यादा। ये फॉर्मूला रियली वर्क करता है। मैंने खुद इस फॉर्मूला पे काम किया है, मैंने खुद इसे एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है एकदम। जब भी एग्जाम में पढ़ने का मन नहीं करे ना, एक बार करके देख लीजिएगा, आप 4 गुना ज्यादा पढ़ेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। एक पेन लीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा, बस जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, जिस आदमी से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो उसका नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा, उसके बाद उस नाम को पेन से काट दीजिएगा। 4 बार काट दीजिएगा, सारा पेज फट जाएगा लेकिन नाम को काटते रहेगा। 3-4 बार काट दीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा, तुम ही बोलते थे ना हमसे ना हो पाएगा, तुम ही बोलते थे ना हम नालायक है, तुम्हारे लिए पढ़ेंगे, तुमको दिखाना है, तुमको बताना है ये हम कैपेबल हैं, हमको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आई कैन डू। बस इतना ही करना है। आप जो पढ़ते हैं ना आउटपुट 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अभी तक आप जितना पढ़े ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। सिर्फ आपको पास होने के लिए एक ही चीज चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। आप इंटेलिजेंट नहीं हो चलेगा, आप कमजोर बच्चे हो चलेगा, आप क्लेवर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एक एटीट्यूड पॉजिटिव होगा आपके पास, एक पॉजिटिव बिहेवियर होगा, आप पास कर जाएंगे। और एग्जाम तक जितना जितना दम है लगा दीजिए, अपना जितना दे पाए। पिछला 7-8 दिन का बात है, 8 दिन पागल हो जाएगी बस। 8 दिन पढ़ाई के लिए पागल होना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पागल होना है पढ़ाई के लिए। और 8 दिन अपना दे दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ 8 दिन, 8 दिन देना है। एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, सुन लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। देखिए, लायन जो है ना, लायन जो शेर है, जंगल का राजा है। शेर को जंगल का राजा बोलते हैं। शेर जंगल का टॉलेस्ट एनिमल भी नहीं है। जिराफ जो है जंगल का टॉलेस्ट एनिमल है। हेवीएस्ट एनिमल हाथी है, शेर से 10 गुना भारी है, तो भी हाथी को चमका के रखता है। सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट एनिमल जो है फॉक्स है, लोमड़ी है। उसके बाद भी एक बिल्ली, शेर तो एक बिल्ली है, बड़ी बिल्ली और कुछ नहीं है। बिल्ली जो है जंगल का राजा बना हुआ है। क्यों? सिर्फ उसके पास एक ही चीज है, पॉजिटिव एटीट्यूड। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो जंगल पे राज करता है, रूल करता है जंगल पे। क्यों? सिर्फ एक चीज है उसके पास, पॉजिटिव एटीट्यूड। जब देखता है शेर हिरन को देखता है ना, हिरन को पता है शेर से वो 4 गुना तेज भाग सकता है। शेर से हिरन 4 गुना तेज भाग सकता है। फिर भी जब शेर हिरन को देखता है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज आता है, लंच। यार एक ही चीज आता है, खाएंगे इसको। हिरन को पता है वो भाग के बच सकता है, तभी भी वो बच नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो एटीट्यूड नहीं है कि हम भाग जाएंगे। और शेर में वो एटीट्यूड है कि वो खा जाएगा हिरन को। चीज को समझिए, हाथी शेर से 10 गुना भारी है, तो भी हाथी जब देखता है ना शेर को, उसको पसीना आ जाता है। चीज को समझ में आया? सक्सेस होने के लिए सबसे जरूरी चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड, और कुछ नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए आपको अपने अंदर। और 8 दिन आप ईमानदारी से दीजिएगा, कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा पढ़ाई के लिए, अपना जान लगा दीजिए। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो उस आदमी को याद कीजिए जो बोलता था ना कि तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुमसे नहीं होगा, ये टफेस्ट कोर्स, दुनिया का सबसे टफेस्ट कोर्स में आता है सीएम में, तुमसे नहीं होगा। तो उस आदमी के लिए पढ़िए, मन में ये बोलिए कि तुमको तो हम दिखा के रहेंगे, जान लगाना पड़े जान लगा देंगे, लेकिन तुमको हम अपना वैल्यू, मेरा कैपेबिलिटी दिखा के रहेंगे। और आज हम बता देते हैं, हर बच्चे में एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है। हर एक बंदे में वो कैपेबिलिटी है जो दूसरा में नहीं है। याद रखिएगा, हर एक बंदे में एक स्पेशल कैपेबिलिटी है। बस वो कैपेबिलिटी को पहचानना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को पहचानिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा एक काम है जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। याद रखिएगा, जिस दिन आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस का सिंपल सा फॉर्मूला आज भी बता रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। सिचुएशन टफ आएगी लाइफ में, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सक्सेस दिला देगा। बस अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
Good morning. CMA final. CMA final. Okay. CFR पेपर नंबर 17 अकाउंट्स का कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसको गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा। पहला याद रखिएगा, एग्जाम में आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, गलती से भी एक क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारा क्वेश्चन 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। प्लस मेरा एमसीक्यू जरूर करके जाइएगा। एमसीक्यू करने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको गलती से भी मत छोड़िएगा। मैं खाली क्वेश्चन को खाली शॉर्ट में बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का एग्जाम है, जिसमें आपको बताना है कि रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस क्या है। जब भी ऐसा सम आए आपको क्या करना है, जैसे सेगमेंट रेवेन्यू दिया है, टोटल रेवेन्यू को जोड़ दीजिएगा। सिंपल सा आंसर है, टोटल 250 प्लस 520 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 हो गया 1000। अब देखिएगा उसका 10% जो है, जैसे 1000 का 10% होता है 100 रुपया, तो 100 रुपया तक कौन सा है, ए है और बी है, सब उससे कम है, तो रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस ए एंड बी। ऐसे सेगमेंट रिजल्ट 2 दो नंबर 50 190 10 10 याद रखिएगा, माइनस में होगा तो भी उसको प्लस ही सोचिएगा, इग्नोर कीजिएगा माइनस में है, देखना ही नहीं है माइनस, सब उसको प्लस, प्लस का जो ट्रीटमेंट होता है वैसे फिगर को कर दीजिएगा। तो जैसे 50 प्लस 190 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 30 जोड़ेंगे 300 आएगा। 300 का 10% कौन सा है, ए बी एंड एफ, दीज आर रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीधा सा बोलता है सेगमेंट का रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का 10%, सेगमेंट रिजल्ट टोटल रिजल्ट का 10%, सेगमेंट एसेट टोटल एसेट का 10% जो होगा वो होगा आपका रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस। सिंपल सा फंडा है, देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा सम है। आंसर दिया हुआ पीडीएफ शीट अटैच कर दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सेगमेंट का एक सम और है, जिसमें दिया है आपका, देखिए क्वेश्चन में दिया है डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स एसेट यदि आपका इस एसेट के साथ मिला के देगा तो उसको डिफर्ड टैक्स एसेट को सेगमेंट का एसेट का पार्ट नहीं है, उसको माइनस कर देते हैं। तो टोटल एसेट से डिफर्ड टैक्स एसेट को आप माइनस कर दीजिएगा। डिफर्ड टैक्स एसेट को जब माइनस कर देंगे, जो एसेट आएगा टोटल को जोड़ के उसका 10% देखा जाएगा। देखिए 8.88, तो 10% कितना होगा इसका 0.88, सारा 0.8 से ज्यादा है तो सारा रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस है। सिंपल सा फंडा से 10% लेना है टोटल का, बस कुछ नहीं, सबसे इजी सम है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस, ऐसे 10% का प्रोविजन आप लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है। इस बार अकाउंटिंग में थ्योरी भर के आएगा, याद रखिएगा, एकदम 100% भर के आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बोरिंग कॉस्ट का सम है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट का सम है। बोरिंग कॉस्ट का सम जब भी करेंगे, याद रखिए 2 प्रकार का बोरिंग कॉस्ट होता है जनरली। जो बोरिंग कॉस्ट, एक तो होता है स्पेसिफिक पर्पस, एक तो जनरल पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस पे स्पेसिफिक पर्पस का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। जनरल पर्पस का जो बोरिंग कॉस्ट होगा उसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 50 लाख का लोन लिया, उस पर 10% ये स्पेसिफिक, ये 50 लाख का लोन हम किसके लिए लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। स्पेसिफिक किस पर्पस के लिए लोन लिए वो हमको पता है, तो जब पता है जिस पर्पस के लिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस, और उसके लिए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस पर लगता है वही लगाएंगे। तो यहाँ पर 50 लाख का लोन लिए, हम स्पेशल लोन लिए हैं, ठीक है, टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। तो यहाँ पर मेरा पर्पस पता था, और देखिए एंड द कंपनी अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन, मतलब जिसका अभी तक पर्पस पता नहीं कि उस पैसा को कहां पर लगाएंगे, तो जिसको पता नहीं उसको बोलते हैं जनरल पर्पस लोन। और जनरल पर्पस लोन पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। देखिए अब देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकालेंगे कैसे, ये खर्चा दिया है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जनरल का 11% और 13%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा टोटल से डिवाइड कर देंगे तो जनरल पर्पस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। देखिए स्पेसिफिक लोन पे जो स्पेसिफिक रेट दिया है और नॉन स्पेसिफिक लोन पे जो जनरल का रेट है वो लग गया, बस सिंपल सा ये चीज है और कुछ नहीं है। और ये जो खर्चा को प्रोपोर्शनेटली बांट लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा आंसर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। देखिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का समय, बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क पेंडिंग सर्टिफिकेशंस, मतलब वर्क सर्टिफाइड 300 का हो गया और वर्क पेंडिंग सर्टिफिकेशन इतना है, तो टोटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना होगा 300 प्लस 60, 360। अब देखिए एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, इतना फ्यूचर में और मेरा खर्चा होगा, मतलब 420 होगा और वर्क सर्टिफिकेशन है 360, 360 प्लस 420 करेंगे तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा 360 प्लस 420 कितना हो गया 780 टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
अब देखिए, अब यदि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे दिया है और स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन निकालना है, तो टोटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 360 डिवाइडेड बाई 780 करेंगे, 46% के अप्रोक्सीमेटली निकलेगा। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना है उस पर रेवेन्यू उतना इंटू कर देंगे तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का निकल जाएगा। देखिए आंसर देखिए यहाँ पर दिया है, वर्क सर्टिफाइड इतना, वर्क पेंडिंग सर्टिफिकेशन इतना है, तो 360 हो गया। टोटल जो वर्क इन प्रोग्रेस इतना है, एस्टिमेशन फर्दर कॉस्ट 420 लगेगा, तो टोटल खर्चा इतना हो गया। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, इतना खर्चा बाकी है वर्क इन प्रोग्रेस इतना हो चुका है, डिवाइडेड बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मतलब देखिए अभी तक कितना खर्चा हो चुका है, चीज को समझिए, डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा। तो वर्क इन प्रोग्रेस का इतना खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा, टोटल कंप्लीशन, तो 46% आया। अब जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बात होगा तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे उतना परसेंट निकाल दीजिएगा। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में रेवेन्यू कितना परसेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट का स्टेज कंप्लीट, जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उतना का ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस जितना रुपए रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा, समझ में आओ, जितना ये परसेंटेज आएगा उतना का आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर लीजिएगा, सिंपल सा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का देखिएगा, सिंपल सा सम, इसमें सारा आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन है ईपीएस का, ईपीएस ठीक है, कंप्यूट बेसिक एंड एडजस्टेड ईपीएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बेसिक ईपीएस में तो डिवाइडेड बाय जितना है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दीजिएगा, बेसिक ईपीएस आ जाएगा। और यदि रिस्टेटेड जो तो वेटेड होता है उसमें राइट इशू का इफेक्ट ले लीजिएगा, इतना इंटू उस पर राइट इशू का जो इफेक्ट आता है उसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सम है, इसमें कोई वो नहीं है। और ये 4 महीना और 8 महीना के बीच में बांट दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है एज पर इंड AS 1 list the document that compare a complete sets of financial statement। financial statement का complete set क्या है, कुछ नहीं, सिंपल से याद रखना, बैलेंस शीट होना चाहिए। मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट बनता है, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसका कंप्लीट सेट क्या है जिसको ऑडिटर सर्टिफाई करता है, कंपनी का एनुअल अकाउंट्स क्या है, सिंपल सा बात है। बैलेंस शीट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए, शेयर होल्डर लिस्ट में कुछ चेंज होगा तो उसका डिटेल होना चाहिए, और नोट्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, बस इतना चीज याद रखना है। 5 चीज चाहिए, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डर स्टेटमेंट, इफ देयर इज एनी चेंज इन शेयर होल्डर में कुछ चेंज होगा तो देंगे वाला, नहीं तो नहीं देंगे, और नोट्स ऑफ अकाउंट्स देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस बार अकाउंट्स में भर भर के थ्योरी आएगा, ठीक है। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन इंड AS 103, जो इंड AS 103 ये बिजनेस कॉम्बिनेशंस के ऊपर बोलता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशंस बोलता है, उसके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। फिर भी हम बता दे रहे हैं AS 10 क्या वाइडर स्कोप है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और AS 14 लिमिटेड स्कोप है। क्या होता है देखिए, AS 103 जो है, इंड AS 103 एक वन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, उसको बोलते हैं एक्विजिशंस मेथड। लेकिन AS 14 दो मेथड फॉलो करता था, एक तो पीसी निकालने का परचेज कंसिडरेशन मेथड, और पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, दो चीज होता था, परचेज कंसिडरेशन और पुलिंग इंटरेस्ट मेथड। लेकिन ये सिर्फ एक ही मेथड पे चलता है, उसको बोलते हैं एक्विजिशंस मेथड। याद रखिए अकाउंटिंग करता है नॉन कंट्रोलिंग का भी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी अकाउंटिंग करता है। AS 14 उस चीज को नहीं करता था। और ये रिवर्स एक्विजिशंस के साथ भी डील करता है, लेकिन ये रिवर्स एक्विजिशंस के साथ डील नहीं करता है। 4 तो बेसिक्स पॉइंट है, बाकी आप पूरा आंसर दिया आप पढ़िए और पॉइंट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 112, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी, अदर एंटिटी में मेरा जो इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज करना है, चीज को समझिए। आंसर आपका क्वेश्चन में लिखा हो, थोड़ा सा माथा को प्रेशर डालना है कि इसका आंसर क्या होगा। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी, अदर एंटिटी मतलब क्या, जिस एंटिटी में मेरा इंटरेस्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सीधा सा बात है, अदर एंटिटी क्या होगा, जिसका हम कुछ शेयर खरीद के रखे होंगे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखे होंगे, तभी तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं तो नहीं। तो अब पूछता है इंटरेस्ट क्या है, जैसे सब्सिडियरी कंपनी जिसका हम 50% शेयर खरीद करके, हर कंपनी के लिए तो नहीं पूछेगा, कोई सिग्निफिकेंट आपका कंट्रोल होगा तभी पूछेगा। तो सिग्निफिकेंट कंट्रोल मतलब क्या, कोई भी सब्सिडियरी कंपनी है जिसका हम शेयर खरीद के रखे, या कोई मेरा एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे, एसोसिएट में 20% से ज्यादा, तो मेरा कोई एसोसिएट है, सब्सिडियरी है, उससे रिलेटेड कोई भी जो है मेरा अदर एंटिटी में जहां पर मेरा इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी का डिस्क्लोजर करना है। इंटरेस्ट यदि कोई ज्वाइंट अरेंजमेंट मेरा किसी के साथ बन रहा है वो बताना है। यदि CFS बनता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो उसके बारे में बताना है। और नेचर ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है अदर एंटिटी के साथ जो है वो बताना है। सिंपल सा चीज, आप आंसर सब पढ़ लीजिए, लॉजिकली आप लिख देंगे आंसर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 9, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सबीआर। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा हुआ है। याद रखिए एक्सबीआरएल हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये उस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और उससे ज्यादा है और टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, एनी वन कंडीशंस। याद रखिएगा, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा। ठीक है, और एक्सबीआरएल का 4 टर्मोलॉजी होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, 4 टर्मोलॉजी का नाम याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये 4 टर्मोलॉजी याद रखिएगा, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का फीचर्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक का जो पैसा ले रहा है उसका कहां यूटिलाइज हो रहा है बताना पड़ेगा हमको, पब्लिक का पैसा है। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना है, डबल इंटर सिस्टम को फॉलो करता है, बजट का रेगुलेशंस को मानता है, बजट हेड्स बनाता है, ऑडिटिंग कराता है, फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट को यूज करता है। ये 4-5 पॉइंट है, याद खाली सुन लीजिए, याद हो जाएगा। फिर भी बता रहे, देखिए रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, पब्लिक फंड के यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में बताता है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताता है, बिजनेस बजटरी रेगुलेशंस को फॉलो करता है, बजट का हेड्स के बारे में बताता है, ऑडिटिंग कराता है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग कराता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस का फीचर्स क्या है? याद रखिए, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, समझ में आया, बहुत सारा कंट्री पे एप्लीकेबल है, नेशन वाइड बेसिस में। ठीक है, दूसरा देखिए प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल, ये प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल पे चलता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इसको डेवलप करता है, आईएएस भी डेवलप करता है, फेथफुल प्रेजेंटेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसीलिए इतना बड़ा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। 4-5 पॉइंट याद रख लीजिएगा, सिंपल चीज है। क्वेश्चन देखिए 11, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, जीएएसएबी का जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या? सबसे पहले वो जो है फॉर्मुलेट करता, बनाता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है और इंप्लीमेंट कराता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। जीएएसबी का मेन काम है फॉर्मुलेट करना गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और उसको इंप्लीमेंट कराना, और उसमें यदि कुछ इंप्रूवमेंट होगा उस इंप्रूवमेंट को करेगा। फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंटेशन करता है और इंप्रूवमेंट करता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। क्वेश्चन नंबर 12, फेयर वैल्यू हायर की एज पर एस जो इंड एस 113, फेयर वैल्यू मेजरमेंट क्या है? इसका 3 लेवल में डिवीजन किया गया है। लेवल 1 जो बोलता है इनपुट एज क्वार्टर शेयर, जिस जो क्वार्टर मतलब जो लिस्टेड शेयर है, और लेवल 2 बोलता है अनलिस्टेड शेयर का इनपुट के बारे में, और लेवल 3 बोलता है अनअब्जॉर्ब यूनिट के बारे में। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 लिस्टेड शेयर, लेवल 2 अनलिस्टेड शेयर और थर्ड अनअब्जॉर्ब इनपुट। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, उसके बारे में लिखिएगा। फिर अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एस 103, बिजनेस कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या? देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट ए बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स इफेक्ट। देखिए AS3 क्या, AS जो इन AS 103 बोलता है बिजनेस कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं, उसका इफेक्ट क्या है। तो रिकॉग्निशन एंड मेजर द गुडविल, सबसे पहले गुडविल को कैसे मेजर करते हैं इसमें बताता है, इवेल्युएट करता है और बताता है नेचर एंड फाइनेंशियल बिजनेस कॉम्बिनेशन से क्या क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा है, फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन क्या होगा, सब बताएगा। और रिकॉग्नाइज करता है गुडविल को भी। सिंपल सा क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन ये जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। स्टेट द ऑब्जेक्टिव कंस्टिट्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग कमिटी। ठीक है, अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। स्टेट द ऑब्जेक्टिव कंस्टिट्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ये देख लीजिएगा एक क्वेश्चन से। और एक लास्ट क्वेश्चन अमालगमेशंस का एक सम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। दो कंपनी दिया है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, एंड उसके बाद दिया है अमालगमेशंस। पी ऑफ ए लिमिटेड एंड बी हैव टू बी रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन और अमालगमेशन से रिलेटेड एक सम दिया है, परचेज कंसीडरेशन निकालने बोला है। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा आंसर दिया हुआ आप देख लीजिएगा, इतना सम देख लीजिए और मेरा एमसीक्यू जरूर कीजिए।
और एकदम बता देंगे एग्जाम तक यही बोलना है कि हम पास हो चुके हैं, बस हम पास हो चुके हैं। फ्यूचर का एफर्मेशन करिए, 100% पास हो जाएंगे। अपना बेस्ट दे दीजिए, और अपना बेस्ट देने के बाद ना आप पास हो जाएंगे, हम बता दे रहे। जो अपना कंजूसी नहीं करे और जितना 8 दिन अपना जान दे देगा, पागल हो जाएगा पढ़ने के पीछे, पास हो जाएगा। थैंक यू।